राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या कहें मनोविज्ञान के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञान एवं संज्ञानात्मक विकास। अधिकतम छात्रों को इस टॉपिक से लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। मैंने कॉलेज में और कोचिंग में सभी जगह पर छात्रों से जब ये पूछा कि आपके प्रश्न जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न आपके गलत इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, तो उन सब का ये कहना था कि सर सबसे पहले जो इन सिद्धांतों में शब्दावलियों का प्रयोग होता है, वैसे शब्दावलियों की समस्या तो पूरे बाल विकास की है। इसीलिए मैं, अगर आपने पूर्व के वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी शब्द कठिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो मैं आपको आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर बताता हूँ कि ये कुछ और नहीं, आपके ये इस व्यवहार को फला नाम दिया गया है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो व्यवहारों को ही कुछ नाम दे देंगे, तो नाम कठिन शब्द दे दिया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। उनको आपने पढ़ा नहीं क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास के पूरे टॉपिक को मैं दो पार्ट में आपको बताऊंगा। पहला पार्ट संबंधित होगा जीन पियाजे या पूरे संज्ञानात्मक विकास में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आत्मसातकरण किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं, स्कीमा क्या है, संरक्षण किसे कहते हैं, स्कीम्स किसे कहते हैं, मानसिक संरचना किसे कहा जाता है। ऐसे शब्द जो बार बार आएंगे और इन शब्दों का मैं अर्थ आपको बताऊंगा चित्रों के साथ बताऊंगा, और किस प्रकार से उसको घुमा घुमा कर पूछा गया है आपसे परीक्षा में, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, जिससे पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट इन शब्दों को लेकर हो जाए। और एक बार आपका इन शब्दावलियों पर पूरा कमांड आ गया, उसके बाद चुटकियों में आपको इनका जीन पियाजे का चारों अवस्थाएं बहुत ही सरलता से आपको याद हो जाएंगी। चलिए पढ़ें संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास क्या है, उसके बाद उनके प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले संज्ञान का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपने जीन पियाजे पढ़ लिया, चारों अवस्थाएं आपने बता दी, और कोई आपसे पूछे कि आखिर संज्ञान का मतलब क्या होता है, आप क्या कहेंगे। तो शिक्षक होने के नाते आप अपनी बिरादरी में, मतलब अपनी बिरादरी बोले तो शिक्षक बिरादरी में, कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करिए अपने वार्तालाप में, तभी आप उस पर यूज टू हो पाएंगे। हम क्या करते हैं, पढ़ा और कॉपी बंद कर दी, उसके बाद फिर उसका प्रयोग नहीं करना। तो प्रयोग करिए तभी आप उससे यूज टू हो पाएंगे। चलिए संज्ञान का अर्थ क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। संज्ञान का अर्थ इसके आधार पर जो लाइन लिखी है उस आधार पर, और वास्तविक जीवन में क्या है, दोनों बातें मैं बताता हूँ। पहले आपको इस लाइन को पढ़ें क्या लिखा है कि संवेदी अंगों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर मानसिक संक्रिया करना। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आपने देखा, देखकर जाना, समझा, सुना, सुनकर देखा, सुनकर मतलब समझा, देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, ये जिनके माध्यम से जो भी आपको सूचना आपके मस्तिष्क में आई और इन सब कार्यों के द्वारा आप उसको जान पाए कि ये क्या है, ये कौन है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये कहलाता है संज्ञान। समझ में आई बात। इसे क्या कहते हैं, इसे संज्ञान कहते हैं। अब ये योग्यता कि एक बार कोई चीज़ आपने देखी, दो बार कोई चीज़ आपने देखी, सुनी, सूंघी और स्पर्श की, इनसे जो आपका एक बार ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था, अब अगर ऐसी ही विभिन्न परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं तो इस पुराने वाले ज्ञान को आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, कितना, इस चीज़ को क्या कहेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान आपको समझ में आ गया, देखकर समझ पाना, सुनकर समझ पाना, ठीक है, तो संज्ञान हो गया। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, कहा कि किसी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करना, विचार करना, उस पर चिंतन करके क्रमिक रूप से उस सूचना को इस लायक बनाना कि उस ज्ञान का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके विभिन्न समस्याओं का हम समाधान कर सकें। यानी एक बार जो आपने ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को धीरे धीरे अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ हम कितना प्रयोग कर ले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होंगी। क्योंकि इसका सीधा संबंध बौद्धिक विकास से, आगे बात भी कही गई है कि संज्ञानात्मक विकास बालकों में होने वाले बौद्धिक विकास से संबंधित है। जिस जिस प्रकार से बालकों के बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, उसमें ये प्रत्यक्षण की क्षमता, प्रत्यक्षण भी बोलते हैं इसको, उन बालकों में यह देखकर
सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके, ये इन माध्यमों से यानी संवेदी अंगों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करके उसको क्रम में रखकर अन्य परिस्थितियों में भी उनका प्रयोग वो कर पाएंगे। ये धीरे धीरे अवस्थाओं में आगे की ओर बढ़ेगा, इसीलिए इसमें शब्द विकास जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, तो आपने इस कह दिया कि इसका बुद्धि विकास से सीधा संबंध है, तो जिस जिस प्रकार से बुद्धि विकास होता जाएगा वैसे ही बालकों में संज्ञानात्मक विकास भी आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांतों के बारे में। तो कहा गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, यानी कॉन्सेप्ट हैं या टर्म हैं या शब्दावलियाँ हैं, जिनको जानना महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित हैं आपके सामने। इन सभी को मैं चित्रों के माध्यम से आपको बताऊंगा और किस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला शब्द आया है अनुकूलन। क्या आया है? अनुकूलन। अनुकूलन क्या मतलब होता है? अडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? जीन पियाजे कहते हैं कि प्रत्येक बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक जन्मजात योग्यता होती है। प्रत्येक बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक जन्मजात योग्यता होती है कि जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के हिसाब से वह बदलने का प्रयास करता है। अब इस बदलने की प्रक्रिया में क्या क्या कार्य होते हैं? तो इस अनुकूलन की प्रक्रिया में दो उपक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आत्मसातकरण और दूसरी होती है समायोजन। देखिए, चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है समायोजन, पहला है आत्मसातकरण, दूसरा समायोजन। इतने भर से ही कैसे प्रश्न पूछा गया है? तो इसने इतने भर से प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किन के द्वारा होता है? तो अनुकूलन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, आत्मसातकरण और समायोजन। इंग्लिश मैं इसलिए बगल में लिख रहा हूँ, इसका लिखने का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये जो शब्द हैं इनके कई और समानार्थी शब्द भी हैं जिनको बार बार अन्य अन्य नाम से परीक्षा में पूछ लेते हैं, जिससे आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एसिमिलेशन और आपका दूसरा जो है वो एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण और समायोजन, इसी आत्मसातकरण को समावेश भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द समायोजन, इस समायोजन को व्यवस्थापन भी कह सकते हैं, समंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुकूलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये जो हमारे ज्ञान में यानी जो हम अनुकूलित हो रहे हैं, जो हम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, उस परिवर्तित होने में जो दो क्रियाएं हैं, आत्मसात और दूसरी समायोजन। तो आत्मसात क्या है आइए समझें। आत्मसात का मतलब होता है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से संबंधन स्थापित करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं व मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी इस स्थिति में क्या है, दोनों पढ़ लेते हैं तब समझ में आता है, फिर उसके बाद मैं चित्र आपको बताऊंगा। और समायोजन कहता है कि जब पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया से काम नहीं चलता तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया ये है जिस प्रक्रिया में आपको पूर्व के ज्ञान मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, जब पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया से काम नहीं चलता तो बालक अपने संप्रत्यय को बदलता है, अपनी योजना को बदलता है। ठीक है, ये पूछा गया किस प्रकार से, आत्मसातकरण के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजना मतलब जो भी ज्ञान हमारे पास है उसी ज्ञान में हम नया ज्ञान जोड़ लें तो वो हमारा आत्मसातकरण होगा। लेकिन जब हमारे पूर्व ज्ञान में जो ज्ञान हमारा है उस ज्ञान में हमें पूरी तरीके से संशोधन करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ेगा तो वो हमारा समायोजन हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान में हम नया ज्ञान जोड़ लेंगे तो वो आत्मसातकरण होता है। ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट 2015 में पूछा गया और डीएसएसबी पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा, ठीक है, ये बात समझ में। अब देखिए चित्र आपको बताता हूँ क्या है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा है और दो पपी हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस पपी में क्या होता है
कि सॉ दिस 4-legged एनिमल एंड द फर्स्ट टाइम, इसने क्या किया था, पहले टाइम इसने एक 4 पैर का कुत्ता देखा, ठीक है, और वो इसको कुत्ता कहने लगा। आगे उसको 4 पैर के मतलब कुत्ते की एक प्रजाति की इसने देखा था, ठीक है, अब उसके कुत्ते की अन्य प्रजाति भी उसने देखी 4 पैर की, तो उसको भी वो क्या कहता था, उसको भी वो डॉगी ही कहता है, ठीक है। तो यानी अभी क्या है, उसके जो पूर्व ज्ञान है वो यहाँ पर उसको सहयोग कर रहा है, सिखा रहा है या सहायता हो रही है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की। दूसरा स्टेज क्या है, समायोजन। जब पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया से काम नहीं चलेगा तब क्या करना पड़ेगा। अब क्या है, इसने अभी तक 4 पैर वाले जानवर को सिर्फ कुत्ता जाना था, ठीक है, लेकिन अभी इसने क्या देखा कि 4 पैर वाला जो एक जानवर था उसको, जो गाय थी वास्तविकता में, उसको उसने क्या नाम दे दिया, उसको उसने डॉगी कह दिया, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा कि ये डॉगी नहीं है, ये क्या है, ये काऊ है, ठीक है। तो अब क्या है, इसको पूरी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलना पड़ा कि यानी 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं वो सिर्फ कुत्ते ही नहीं होते, गाय भी होती है। आगे और बढ़ेगा तो फिर उसको जब घोड़ा वोड़ा देख लेगा या कुछ और देख लेगा, शेर वेर देख लेगा, तब इसको फिर अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा भैया, तो धीरे यानी ये जो ज्ञान है इसका जो विकास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। कहा गया, इसको पूछा गया, 3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कहा गया कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में यानी वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, ठीक है। और दोबारा फिर कैसे पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है, वह भी समायोजन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक जितना आपने पढ़ा वो कितना आपके लिए उपयोगी है ये बात आपको समझ में आई, और मेरे हिसाब से आपको आत्मसातकरण और समायोजन का मतलब भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा एक टर्म आता है साम्य धारण। क्या है ये साम्य धारण? जब ये बालक उस 4 पैर के जानवर को देख रहा था और जो ये सोच रहा था कि ये क्या है, ये क्या कुत्ता है क्या, तो वो क्या बोलेगा कि थोड़ी देर के लिए जो उसकी सोचने की स्थिति थी वह साम्य धारण कहलाती है। आत्मसातकरण व समायोजन की बीच की अवस्था को जो एक संतुलन का कार्य करती है उसे हम साम्य धारण कहते हैं। यानी उस स्थिति में जब उसके माता पिता उसको समझा रहे थे कि 4 पैर का सिर्फ क्या है, डॉग ही नहीं होता, अन्य जानवर भी होते हैं, तो वह स्थिति जो इसमें उसको अपनी योजनाओं को किस प्रकार से संशोधित करना है इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो साम्य धारण की स्थिति कहलाएगी। तीसरा टर्म संरक्षण बहुत पूछा जाता है, और संरक्षण एक योग्यता जब बालकों में एक अवस्था पर आने के बाद होती है, जो मैं आपको जीन पियाजे की अवस्था विकास में बताऊंगा, ठीक है। तो संरक्षण का गुण भी एक अवस्था में आता है। क्या है ये संरक्षण? तो वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता, मतलब कि परिवर्तन, इसमें संरक्षण का मतलब है जानवर से तुम अगर आप, चलो ठीक है, पर्यावरण का शब्द आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन करते हैं। संरक्षण किसका करते हैं? जो लुप्त प्राय हो जाते हैं या जो हमारे लिए उपयोगी हैं और जो कम हो रहे हैं, यानी उनकी मात्रा के बारे में हमें जानकारी हो रही है, कम या ज़्यादा के बारे में जानकारी हो रही है। यही स्थिति यहाँ भी है। संरक्षण का मतलब ये है कि किसी वस्तु के आकार में, उसके भार में जो भी अगर हम अंतर समझ पा रहे हैं, बालक समझ पाता है, तो उसे संरक्षण का गुण कहते हैं। ये देखिए एक चित्र है जिसमें 2 समान आकार के पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक है। 3 अलग प्रकार के हो गए, 2 अलग बर्तन हो गए, एक वाला दूसरे में डाल दिया गया, पतली एक परख नली जैसे में, ठीक है। अब वो जानकर ये बता सके कि किसमें कितना है और क्या, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, ठीक है। ये सारी योग्यताएं जो हैं वो संरक्षण का गुण कहलाती हैं। ये सामान्य भौतिक गुणधर्म जान जाएगा कि हाँ ये जल है, दोनों में एक ही लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन किसमें लिक्विड ज़्यादा भरा हुआ है, किसमें लिक्विड कम भरा हुआ है, या दोनों में लिक्विड समान भरा हुआ है, इस योग्यता का विकास होना संरक्षण कहलाता है। समझ में आ रही होगी बात आपको।
आ रही होगी तो नीचे एक अंगूठे का बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब के बगल एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करिए, जिससे क्या है कि आपको घंटी के रूप में नित्य प्रसाद मिलता रहे। अच्छा, संज्ञानात्मक संरचना क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है। संज्ञान यानी समझने, हमारे मस्तिष्क की स्थिति। किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं, यानी उसकी जो दिमाग की पूरी जो समझ है, ठीक है। तो 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से इसी आधार पर भिन्न समझा जाता है। कहते हैं कि अब आपका शब्द ऐसा प्रयोग होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात, कोई प्रश्न 3 साल के बच्चे से 7 साल के लेवल का पूछने लगे तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब कैसे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसकी मानसिक संरचना अभी तो ऐसी परिपक्व नहीं हुई है जो 7 साल के या क्लास 7 के सवाल का जवाब दे सके, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक चित्रों की सहायता से हो सकता है उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मानसिक संक्रिया क्या है, मेंटल ऑपरेशन क्या है, जब आपकी बुद्धि चलने लगे, आपका दिमाग चलने लगे, यानी किसी समस्या के समाधान पर चिंतन, तो वो आपका मानसिक संक्रिया है। या फिर ये जो हमारी पूरी बुद्धि है, वो जो बुद्धि यानी मानसिक संरचना है, उसकी सक्रियता मानसिक संक्रिया कहलाती है, ठीक है। मेंटल ऑपरेशन, स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है, ठीक है। पहले तो स्कीमा समझ लें, फिर स्कीम मैं आपको बताता हूँ। स्कीमा का मतलब होता है ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी क्या है भैया, एक लाइन और पढ़ लें तो समझ में आ जाएगी। बालक की वस्तु जगत के बारे में सोच जो बालक के ज्ञान एवं अभिग्रहण का प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधान करता है। प्रतिनिधान का मतलब होता है, प्रधान लिख गया यहाँ पर, प्रतिनिधान होता है। प्रतिनिधान मतलब प्रेजेंटेशन। तो इस अवस्था में बालक क्या है, स्कीमा, पहली लाइन में क्या लिखा है, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जाएगा। यानी एक उम्र, यानी आप मान के चलिए कि 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, उस 3 साल या 4 साल के बच्चे के मस्तिष्क में विद्यालय को लेकर या शिक्षक को लेकर या माता पिता को लेकर एक कॉन्सेप्ट बना रहता है कि ये मेरे माता पिता सुपर हीरो हैं, या मेरे टीचर ये हैं, या मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त इस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये सभी बालकों में ऐसी, इस उम्र के सभी बालकों में ऐसी स्थिति पाई जाएगी, ऐसी सोच, ऐसे विचार पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए नीचे चित्र बना हुआ है। स्कीमा क्या है, बालक का एक जो बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर है, वो हेलीकॉप्टर को देखता है, या हेलीकॉप्टर जैसी संरचना के लिए पहले घर में उसको कागज़ से बना करके एक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसके लिए पंख बनाए जाते हैं, टेल बनाई जाती है, उसका आगे का एड्ज बनाया जाता है, किनारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करे, वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ सके। अब उसके बाद वो देखता है वास्तविक वाला एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वो उससे सीधे से कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये तो वही है जो मैं उड़ा रहा था, यानी हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। तो स्कीमा यानी जो सोच, विचार, जानकारी, समझ, वो स्कीमा है उसकी। और ये स्कीमा सभी बालकों की एक उम्र पर एक जैसी होगी, ठीक है। जैसे क्या कहता है, एक उम्र का बालक पानी को मम कहता है। मम कहते नहीं कहते हैं, सारे बच्चे मम कहते हैं एक उम्र में। तो उस मम का मतलब क्या होता है, पानी होता है। यानी उनकी क्या है, अभी उनकी स्कीमा, अभी उनका मस्तिष्क का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि वो मम कहकर ही पानी का मतलब समझ ले रहे हैं, ठीक है। सीसी का मतलब क्या समझ रहे, दूध अगर उसको पीना है तो अधिकतर बच्चे कहते हैं सीसी। तो सीसी का मतलब क्या, वो दूध मांग रहा है। अभी उसके मन में और मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सीसी मांगने पर मुझे दूध मिलेगा, यानी मेरा भोजन मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये होता है स्कीमा। अब इसी अपनी मानसिक संरचना या जो ज्ञान उसको पूरे वस्तु जगत के बारे में पता चला है अभी तक, जो आगे चल के उसका बदलेगा भी, उस आधार पर जो वो व्यवहार करता है वो स्कीम्स कहलाती हैं। व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम्स कहा जाता है। समझ में आई बात। यानी अब इस मानसिक संरचना के आधार पर, यानी जब बालक विद्यालय को लेकर अगर उसकी जैसी भी सोच है, एक बालक की अगर सोच बन गई है कि विद्यालय में बहुत मार पिटाई होती है, तो वो फिर क्या करेगा, बड़ी नौटंकी बनाएगा तैयार होने में। फिर धीरे धीरे अगर ऐसी सोच, उसकी स्कीमा अगर अच्छी बन गई है तो विद्यालय को लेकर के, तो वो अपने विद्यालय के लिए तैयार क्या होगा, एक क्रम बना लेगा और वो सभी पूरी तरीके से उसको पालन करेगा और अपने उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। यानी एक बालक की स्कीमा के आधार पर उसका स्कीम्स
हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला है विकेंद्रण। विकेंद्रण का गुण क्या है? तो विकेंद्रण का भी गुण आपको अंतिम जो जीन पियाजे की अवस्था है उसमें बालकों में देखने को मिलता है। यह है क्या विकेंद्रण का गुण? विकेंद्रण का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। यानी एक उम्र पर बालक ऐसा वो इस उम्र पर पहुंच जाए कि अब उसको कोई ये कहे कि देखो ये चंदा मामा है, तो अब वो जानेगा कि इस चंदा मामा नहीं है, वो क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये जो चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी जिस वस्तु के बारे में जो जैसी है वैसा बता पाने की योग्यता विकेंद्रण कहलाता है। डिसेंटरिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा पूरी करेंगे और ये सभी तथ्य आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण, संरक्षण लिख लीजिए, समझ लीजिए और आगे इन चारों अवस्थाओं को जब हम यहाँ पर जीन पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे, पूरी अवस्था, इसको भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको आप अभी अगले वीडियो में इसके बारे में हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। एक ही दिन में हम दोनों वीडियो अपलोड करेंगे और दोनों वीडियो के बारे में 8वें दिन आपको पूरा संज्ञानात्मक यानी पियाजे तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2 पार्ट में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।